हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट का एडवांस्ड वर्जन होगा। इसमें जो भी टॉपिक कवर होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के बोर्ड बुक के हिसाब से ही रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने रेलवेज में कभी टिकट बुक किया होगा या बुक माई शो में या कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, तो उस केस में होता क्या है कि अगर मैं अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से उस चीज़ को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो सिमिलरली कोई और भी होगा जो उस चीज़ को एक्सेस करता होगा। मतलब हर वो व्यक्ति या हर वो डिवाइस जो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्लाइंट हो गया, एंड जो रिक्वेस्ट ले रहा है वो सर्वर हो गया। अब मान लीजिए अमेजॉन की साइट है जिस पे हम एक टाइम पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करते रहते हैं। तो उस केस में होगा क्या कि वो बहुत सारे लोग बेसिकली आपके क्लाइंट हो गए, एंड अमेजॉन का जो भी उनका मशीन रहेगा वो सर्वर हो गया। मतलब वो रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेस्ट के हिसाब से वो रिस्पॉन्स देता है। मान लीजिए आपने सर्च किया कि अ शर्ट, तो वो शर्ट का रिक्वेस्ट लिया और उसके हिसाब से जो भी आउटपुट बनेगा वो बेसिकली आपके सामने डिस्प्ले करेगा। मतलब वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो क्लाइंट साइड की कोडिंग होगी एंड जो सर्वर साइड की कोडिंग होगी वो दोनों डिफरेंट होती है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो डेवलपर्स भी दो प्रकार के मिलेंगे। आपको कोडिंग में कहा जाएगा क्लाइंट साइड कोडिंग करनी है या बेसिकली आपको सर्वर साइड कोडिंग करनी है। अगर आपको याद होगा, हमने PHP चैप्टर पढ़ा था। PHP बेसिकली एक सर्वर साइड कोडिंग है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड कोडिंग है। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड की कोडिंग है। तो चलिए जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज़ यूज टू डेवलप क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। मतलब आप समझ सकते हैं क्लाइंट साइड के लिए प्रोग्रामिंग में है। एंड आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट में बेसिकली इंटरनली तो आप HTML इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज टू डेवलप डायनामिक वेब पेज। आपको एक चीज़ समझना होगा, जब कभी भी आप HTML का पेज बनाते हैं वो स्टैटिक होता है। जो भी चीज़ आपने बॉडी में लिख दिया वही डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर आप उसको इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, यूजर्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से या रिक्वेस्ट के हिसाब से पेज आपका चेंज हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करना होता है। इसलिए वो डायनामिक होता है, वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। जैसा यूजर का रिक्वेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज टू डेवलप डायनामिक वेब पेज। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आप क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब भी उसका कोड को अगर आपको देखना है तो यूज़र उसका कोड देख सकता है। आपके सामने कोई भी वेब पेज ओपन है, उसको आप राइट क्लिक मार के व्यू सोर्स कर देंगे तो आपको उसको सारे कोड दिख जाते हैं। जबकि सर्वर साइड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप PHP का कोड नहीं देख पाते थे, जबकि जावास्क्रिप्ट का कोड आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के बीच में ही लिखा जाता है। ये स्क्रिप्ट टैग बॉडी में भी हो सकता है या आपके हेड में भी हो सकता है। कहीं पे भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड डालना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के बीच में ही लिखना होगा। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों स्विच केस के बारे में। अब आपके सामने एक प्रोग्राम है, आपको ऊपर का पार्ट एक मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया। ये रेड कलर का बॉक्स आपको इंडिकेट करता है कि ये बेसिकली इतना ही कोड है जो आपका जावास्क्रिप्ट का है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा जाता है। तो आपको दिख रहा है स्क्रिप्ट टैग है, और जिसमें आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट के लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। जब आप इस तरीके से लिख देते हो तो जब कभी भी आपका इंटरप्रेटर जो होता है, जो अंदर बेसिकली जो इस कोड को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो समझ जाता है कि ये कोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट का है। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में। दोनों में फ़र्क क्या है? इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है, जबकि कंपाइलर पूरा एक बार चेक करता है एंड फिर आउटपुट देता है। मान लीजिए आपने एक कोड लिखा और उसके 5th लाइन में कुछ एरर है, तो इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन देखता है, उसका आउटपुट देता है, सेकेंड लाइन देखता है, उसका आउटपुट देता है, थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, एंड 5th में एरर देगा। जबकि कंपाइलर पूरा फाइल चेक करता है एंड उसको 5th में एरर दिख रहा है तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा और सीधा बोलेगा इस फाइल में बेसिकली एरर है। तो आपको समझना है कि जब कभी भी आप HTML का कोड लिखते हैं, ये बेसिकली या जावास्क्रिप्ट PHP ये इंटरप्रेटर होते हैं। लाइन बाय लाइन वो देखता है, उसका आउटपुट देता है। तो जहाँ पे एरर रहेगा उसके पहले के सारे आउटपुट्स आपके स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। तो जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्ट टैग उसको दिखता है तो इंटरप्रेटर समझ जाता है इसके आगे का कोड जो भी रहेगा वो जावास्क्रिप्ट में रहेगा। अब यहाँ पे हम एक नया टर्म सीख रहे हैं जो है स्विच। स्विच बेसिकली होता क्या है? स्विच इज़ नथिंग बट इफ़ एल्स के बारे में। अगर आपको इफ़ एल्स के बारे में नहीं मालूम है एंड आपने कहीं पे भी बेसिक्स नहीं देखा है तो आप PHP में जाके देख सकते हैं। PHP का जो वीडियोस है उसमें आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे।
पीएचपी का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के एंड में भी आपको डायरेक्ट उसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वो रेफरेंस दे देगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सो ये क्या होता है स्विच में, जैसे आपने देखा एक वेरिएबल हमने बनाया डे इज इक्वल टू 6 एंड अब स्विच लगाया। अब उसमें कंडीशन ये है कि जैसा वैल्यू रहेगा, इफ़ द वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो वो बेसिकली अलर्ट एक पॉपअप है जो मंडे दिखाएगा, नहीं तो वैल्यू 2 है तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे, और उसके अलावा कुछ वैल्यू रहेगा तो वो इनवैलिड दिखाएगा। डिफ़ॉल्ट बेसिकली एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आपको चाहिए तो आप लिख सकते, नहीं चाहिए तो आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन केसेस आपको लिखने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें कि ब्रेक आपको हमेशा केसेस में डालना है। मान लीजिए अगर आपने डे 2 डाला तो आपका आउटपुट तो 1 तो नहीं आएगा, लेकिन वो ट्यूसडे दिखाएगा, उसके बाद फिर वो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कुछ डालेगा अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो। जब आप ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो अपने जो ब्रेस ब्रैकेट है जो आपको दिख रहा है कि स्विच के अंदर जो ब्रेस ब्रैकेट बनाया है कि जो पूरा कोड लिखा है वो उसके बाहर निकल जाता है। सो ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो एक बार आप ब्रेक निकाल के देखिए और अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में समझ में आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्रेक का यूज़, अगर ब्रेक को कंपलसरी क्यों रखा है, क्योंकि कहीं कहीं सिनेरियो में आपको ब्रेक नहीं डालने के भी बेनिफिट्स होते हैं, वो आप नेट पे सर्च मार सकते हैं या मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर हमने ब्रेक नहीं डाला तो ऐसे कौन से रियल टाइम एप्लीकेशंस है मार्केट में जिसमें स्विच में ब्रेक नहीं डाल के उसका यूज़ होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो स्विच केस में क्या हो गया, आपने एक वैल्यू डाला, उस वैल्यू को वो सर्च कर रहा है, जिस वैल्यू से वो मैच होगा वो आपको आउटपुट दिखाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डे इज इक्वल टू 6 किया है, जब वो स्विच में आएगा तो डे 6 की वैल्यू क्या है, केस 6 मतलब क्या, वो सैटरडे डिस्प्ले करेगा। तो आपके आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो आपको सैटरडे करके एक अलर्ट आ रहा है। सो होप आपको स्विच समझ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली स्विच केस समझ जाएगा। स्विच का एक अल्टरनेटिव क्या है, अगर आप इफ एल्स इस्तेमाल करते जाएंगे तभी भी आपको स्विच के इक्विवेलेंट मिलेगा, लेकिन स्विच जो होता है वो हमेशा इफ एल्स से फास्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया बट मैं आपको उसका एक एडवांटेज बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि लूपिंग क्या होता है। लूपिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को बेसिकली कंटिन्यूस चलाते रहिए जब तक कंडीशन ट्रू है। एंड लूप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं। मैं आपको दोनों का एग्जांपल साथ में बताता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं। हमने बोला फॉर लिखा है, उसके बाद हमने लिखा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसके तीन चीज़ है, तीन फंडामेंटल्स है। अगर आप देखेंगे पहला है i इज इक्वल टू 1, मतलब i एक वेरिएबल है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर i की कंडीशन दिया है कि i शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब जब तक i लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगा तब तक नीचे का कोड चलेगा। एंड एक बार अगर i का यूज़ हो गया तो i को इंक्रीमेंट करना है, मतलब हम एक एक वैल्यू से बढ़ाएंगे। मतलब पहले केस में क्या हो गया, वो 1 था, फिर उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल चीज़ें आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो आपने 1 डिस्प्ले किया, i की वैल्यू को डिस्प्ले किया। फिर i 1 से बढ़ गया क्योंकि i प्लस प्लस है, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो उसने 2 को भी डिस्प्ले किया। सिमिलरली 3 को, 4 को, 5 को। लेकिन जैसे वो 6 होगा, i इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 6 इज नॉट लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपका बेसिकली फॉर लूप वहीं पे रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट ही मैंने लिखा था कि वो एग्जीक्यूट होते हैं स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली वाइल लूप में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में अगर आप कोई कोड देखता है तो उसको समझ में आएगा इस कोड में कि हाँ, जो मैक्सिमम टाइम है लूप जो चलेगा वो 5 टाइम्स चलेगा, 1 से लेके 5 तक। लेकिन कहीं कहीं पे सिनेरियोस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम नहीं मालूम, आपके पास कंडीशन है कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक बेसिकली आप इस चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वो केस में क्या होगा, आप वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। तो वाइल लूप में मैंने क्या लिखा, वेर i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, फिर आप प्रिंट कीजिए i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब तक वाइल लूप का कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा वो आउटपुट देगा, और ये दोनों के आउटपुट सेम आएंगे और वो आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। सो आप समझ गए होंगे कि फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज़ कहाँ पे आता है। सो लूपिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको बार बार कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को आपको कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर आप लूप के अंदर ब्रेक डाल देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, लूप वहीं पे रुक जाता है। तो कहीं कहीं पे हमको लूप को स्टॉप करना है। जैसे किसी ने मेरे को बोल दिया कि फाइंड द फर्स्ट ऑड नंबर,
तो फर्स्ट ऑड नंबर में क्या हो गया कि अगर मुझे पहला ऑड नंबर मिल गया तो उसके बाद लूप चलाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं ब्रेक डाल दूंगा। या देख दूसरा स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आप जो भी लूप चला रहे थे उसको स्किप कीजिए और अगले वाले वैल्यू पे जाइए। जैसे मैंने 1 to 10 मेरे को डिस्प्ले करना है, मैंने 5 पे कंडीशन डाल दिया कि इफ़ i इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। इसका मीनिंग क्या होगा, जब i इज इक्वल टू 5 आएगा कंटिन्यू के नीचे के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और i को वो 6 बना के वापस लूप चालू हो जाएगा। सो कंटिन्यू इज बेसिकली टू स्किप सम पार्ट ऑफ लूप, जबकि ब्रेक जो होता है वो बेसिकली आपको पूरी तरीके से लूप से बाहर कर देता है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसमें कवर किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको हम डॉम भी बोलते हैं, कई लोग इससे कंफ्यूज होता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन मतलब क्या हो गया, मैंने एक सेट ऑफ कोड को एक नाम दे दिया और जब कभी भी मैं उस नाम को कॉल करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी कोड लिखे वो सारे डिस्प्ले होते हैं। तो ये जो फंक्शन चेंज टेक्स्ट 3, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो उसके कलर्स चेंज हो जा रहे हैं, टेक्स्ट के कलर चेंज हो जा रहे हैं। ये एक फंक्शन बनाया स्क्रिप्ट टैग के हेड के अंदर। फिर सिमिलरली मैंने बॉडी के अंदर मैंने इनपुट लिखा, फॉर्म का इनपुट लिख रहा हूँ और ऑब्जेक्ट है बेसिकली इनपुट, एंड मैंने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज डाले जैसे टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट 3। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जब कभी भी कोई एक बटन पे क्लिक करेगा तो वो चेंज टेक्स्ट 3 फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड बेसिकली अगर आप देखते हैं ऑन क्लिक या टाइप वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये स्क्रीन दिखेगा, और अगर मैं क्लिक दिस बटन टू चेंज द अबाउट टेक्स्ट पे, जैसे वेलकम टू द साइट यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कलर भी चेंज किया प्लस बेसिकली जो टेक्स्ट था उसको भी चेंज किया। तो आप समझ गए होंगे कि जो फंक्शन के अंदर का जो स्टेटमेंट है वही बेसिकली वापस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे भी देख रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट एंड फंक्शंस। तो आपको एक चीज़ समझना है कि जो फंक्शंस होते हैं वो इनबिल्ड भी होते हैं या यूज़र अपने हिसाब से बनाता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया। इवेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट में बेसिकली हम कुछ क्लिक कर रहे थे तब वो चीज़ें चल रही थी। इवेंट के केसेस में क्या है कि आप कोई एक्शन होने के बाद कुछ रिस्पॉन्ड देना चाहते हो, तो उस केस में क्या है, जैसे एग्जांपल ऑन माउस मूव, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपका माउस मूव हो रहा है तब वो कुछ इवेंट, मतलब माउस एक ही जगह पे ठीक है लेकिन अगर आपने माउस को थोड़ा सा भी हिला दिया तो बेसिकली वो कुछ इवेंट जनरेट करेगा, मतलब आपका स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इवेंट का मीनिंग क्या होता है। एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने लास्ट स्लाइड में देख लिया। अगर किसी को एरे एंड वेरिएबल्स के बारे में नहीं मालूम तो आप PHP का वीडियो देखिए, लिंक जो है आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में भी मिल जाएगा एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एरे एंड वेरिएबल PHP में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है एंड सेम ही फंडा आपको यहाँ पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करना है। सो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जावास्क्रिप्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। मेजॉरिटी टाइम जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्म वैलिडेशन या ईमेल वैलिडेशन के ऊपर ही आएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए अगर आपने नहीं किया तो आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड आप पढ़ाई कीजिए एंड आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को देख लेंगे तो आपको IT में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा इस प्लेलिस्ट में तो आप इंडिया बडी के प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके JEE, नीट, CET, IT, अगर कोई आपके दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS में तो आप उनको भी इंडिया बडी को रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे केमिस्ट्री एंड मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे प्लेलिस्ट में। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।